इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए टर्म के बारे में, पावर ऑफ द लेंस, यानी कि लेंस की ताकत। अब तुम सोच रहे होगे यार लेंस के पास मसल्स थोड़ा है तो उसकी पावर से हमें क्या मतलब है। तो देखो, लेंस ये इंसिडेंट लाइट रेस को बेंड करती है। ये या तो उसे कन्वर्ज करेगी या फिर डाइवर्ज करेगी, यानी कि ये या तो उन्हें बेंड कर देगी एक पॉइंट के टुवर्ड्स, या तो ये उन लाइट रेस को छितरा देने वाली है। अब देखो, अलग अलग लेंसेस ये अलग अलग अमाउंट से लाइट रेस को बेंड करती हैं। कुछ लेंस हो सकता है कि ज़्यादा बेंड करें या फिर कुछ लेंस कम बेंड करें। तो यानी कि किसी लेंस की पावर हमें ये बताती है कि वो लेंस कितना बेंड कर रहा है लाइट रेस को, यानी कि कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज कर रहा है लाइट रेस को। यानी कि अगर किसी लेंस की पावर ज़्यादा है तो यानी कि वो लाइट रेस को ज़्यादा कन्वर्ज या डाइवर्ज कर रहा है, और अगर कम है तो वो कम कर रहा है। तो अब इसी को एक बार लिख लेते हैं। पावर इज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कैपेसिटी ऑफ अ लेंस। हाँ, तो अब तुम ये सोच रहे होगे कि किसी लेंस की पावर को हम कैलकुलेट कैसे करें। तो देखो, अगर तुम्हें उस लेंस की फोकल लेंथ दी हुई है ना, तो तुम उसकी पावर को कैलकुलेट कर सकते हो। लेंस की फोकल लेंथ और पावर, इसके बीच में एक रिलेशनशिप होता है। अब तुम सोच रहे होगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है यार, लेंस की फोकल लेंथ और पावर, इसमें क्या रिलेशनशिप हो गया। तो अब इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। यहां मेरे पास दो लेंसेज हैं। हाँ, एक लेंस इसकी फोकल लेंथ ये कुछ 20 सेंटीमीटर और दूसरी लेंस इसकी फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर। क्या तुम बता सकते हो इस डेफिनेशन का इस्तेमाल करके कि किस लेंस की पावर ज़्यादा होने वाली है। तुम्हें लग रहा होगा अभी कि इस लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा है तो इसकी पावर ये भी ज़्यादा होने वाली है। अब देखते हैं कि तुम्हारी जो सोच है वो सही है या नहीं। अब देखो, इसे समझने के लिए हम इन दोनों लेंसेज पे पैरेलल रेस को डालने वाले हैं, इंसिडेंट करवाने वाले हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गई रेस, और देखो क्योंकि ये पैरेलल हैं तो ये रिफ्रैक्ट करने के बाद ये यहाँ फोकस पे कन्वर्ज कर जाने वाली हैं। ये दोनों ही लेंसेज ये कन्वर्जिंग लेंसेज है, तो ये पैरेलल इंसिडेंट रेस को कन्वर्ज कर देंगी फोकस पे। क्या तुम अब इस डेफिनेशन का इस्तेमाल करके ये बता सकते हो कि किस लेंस के पास ज़्यादा पावर है। अब अगर तुम्हें अभी भी थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है तो अब चीज़ों को थोड़ा और सिंपल कर देते हैं। मैं बाकी रेस को छुपा देता हूँ और केवल एक रे पे फोकस करते हैं। तो देखो, इस पहली लेंस की पहली वाली रे, सबसे ऊपर वाली रे, ये इतनी ज़्यादा बेंड हो रही है, इतनी ज़्यादा एंगल से बेंड हो रही है और यहाँ फोकस पे जाके मिल जा रही है। लेकिन अगर तुम इस वाली लेंस की पहली रे को देखो तो ये तो बहुत ही कम बेंड हो रही है इसके कंपैरिजन में, और फिर ये कहीं दूर जाके यहाँ पे फोकस पे मिल रही है। तो यानी कि हम कहेंगे कि इस लेंस की पावर ये ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि देखो पावर क्या होता है, ये तो बेंडिंग कैपेसिटी होती है ना, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग कैपेसिटी ऑफ लेंस, इसी को तो मेजर करती है। और क्योंकि ये लेंस ये ज़्यादा बेंड कर रही है, ये ज़्यादा कन्वर्ज कर रही है लाइट रे को, इसका मतलब कि इसकी पावर ये ज़्यादा होने वाली है। अब इसे लिख लेते हैं, इसकी पावर ये ज़्यादा होने वाली है इन कंपैरिजन टू इस लेंस की पावर से, इसकी पावर कम होने वाली है। हाँ, अब देखो, क्योंकि इस लेंस ने इस रे को ज़्यादा बेंड कर दिया, इसलिए यहाँ पे फोकस जो है ना ये लेंस के पास ही में आ गया। इसका मतलब कि इसकी जो फोकल लेंथ है वो बहुत ही छोटी है। अब इस लेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये तो बहुत ही कम बेंड कर रहा है लाइट रे को, यानी कि लाइट रे कुछ दूर जाके फोकस पे मिल रही है, यानी कि ये फोकल लेंथ ये लंबा होने वाला है इसके कंपैरिजन में। यानी कि इस लेंस की फोकल लेंथ ये हो गई कम और इस लेंस की फोकल लेंथ ये हो गई ज़्यादा। तो देखो क्या रिलेशनशिप आ रहा है हमारे पास, पावर अगर ज़्यादा है तो फोकल लेंथ ये कम होने वाली है, इनवर्स रिलेशनशिप। हमने तो इसका बिल्कुल ही उल्टा सोचा था स्टार्टिंग में। हमने सोचा था कि अगर फोकल लेंथ बड़ी होगी तो पावर भी बड़ी होने वाली है, लेकिन नहीं, इसकी उल्टी चीज़ आ रही है यहाँ पे। तो एक बार और देख लेते हैं। जिस लेंस का पावर ज़्यादा होगा यानी कि वो लेंस इनकमिंग रेस को ज़्यादा बेंड करने वाली है, और क्योंकि ये ज़्यादा बेंड करेगी इसका मतलब कि फोकस ये पास में ही हो जाएगा लेंस के, यानी कि उसकी फोकल लेंथ ये कम होगी। तो अगर पावर ज़्यादा है तो फोकल लेंथ कम होने वाली है। तो असल में अगर तुम देखो तो पावर और फोकल लेंथ इसके बीच में ये रिलेशनशिप आता है, पावर इज इक्वल टू 1/f। अब देखो, इस वीडियो में हम ये डिराइव नहीं करने वाले हैं कि 1/f कहाँ से आया, 1/f² क्यों नहीं आया। इस वीडियो में हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना सीखने वाले हैं। तो क्या करते हैं कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इन दोनों लेंसेज के लिए हम पावर कैलकुलेट करते हैं। तो मैं इसे हटा देता हूँ, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं यहाँ पे। हाँ, तो देखो, इस लेंस की पावर ये हो जाने वाली, पावर इज इक्वल टू 1/f और 1/f फोकल लेंथ ये 20 सेंटीमीटर्स, 20 सेंटीमीटर्स। अब देखो, किसी भी इक्वेशन में जब तुम किसी वेरिएबल की वैल्यू डालो तो उसे एसआई यूनिट में ही डालना। यहाँ पे सेंटीमीटर ये तो लेंथ की एसआई यूनिट है नहीं, एसआई यूनिट तो हो गई इसकी मीटर, तो यानी कि हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर्स में। अब देखो, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, तुम ये सोच रहे होगे ना। तो ऐसा तुमने पहले भी कर रखा है, जब तुम न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे एफ इज इक्वल टू एम ए ये फॉर्मूला था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब फोर्स को अगर तुम्हें कैलकुलेट करना है न्यूटन्स में, फोर्स की यूनिट हो जाती है न्यूटन्स,
फोर्स की SI यूनिट हो जाती है न्यूटन्स, तो मास इसकी वैल्यू तुम्हें डालनी पड़ेगी इसकी SI यूनिट में, जो कि है kgs। अब अगर तुम मास की वैल्यू ग्राम में डाल दो तो तुम्हें फोर्स इसकी वैल्यू न्यूटन में तो आने वाली है नहीं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी अगर मैं फोकस की वैल्यू, फोकल लेंथ की वैल्यू इसे मैं SI यूनिट्स यानी कि मीटर्स में डालूँ, तभी तो मुझे पावर की वैल्यू इसके SI यूनिट्स में आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बहुत ही गलतियाँ करता हूँ अक्सर, मैं चाहूँगा कि तुम ये गलती बिल्कुल भी मत करो। यहाँ पे सबसे पहले हम इस फोकल लेंथ को कन्वर्ट करने वाले हैं मीटर में, तो 20 सेंटीमीटर ये बराबर हो जाएगा 0.2 मीटर के, 0.2 मीटर, और ये जाने वाला है 5 मीटर इनवर्स, ये हो जाएगी हमारी पावर। तो पावर की यूनिट हो गई मीटर इनवर्स, और मीटर इनवर्स ये है इसकी SI यूनिट। वैसे इसे हम D भी लिख सकते हैं, 5D। और तुम सोच रहोगे कि D का मतलब क्या है, तो D फॉर होता है डायोप्टर, इसे लिख लेते हैं डायोप्टर। तो अब अगर तुम्हें यह समझ में आ गया है तो क्यों नहीं तुम वीडियो को एक बार पॉज करो और इस लेंस की पावर को खुद से कैलकुलेट करो। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो आओ देखते हैं। देखो इसकी पावर ये हो जाएगी, पावर इज इक्वल टू 1/f, और यहाँ पे f फोकल लेंथ, इसे हम सेंटीमीटर्स में नहीं बल्कि इसकी SI यूनिट यानी कि मीटर्स में डालने वाले हैं। तो 50 सेंटीमीटर ये बराबर हो जाएगा 0.5 मीटर्स के, और ये दे देगा हमें 2 मीटर इनवर्स या फिर 2 डायोप्टर, 2D। तो यहाँ पे हमने किसी भी लेंस की पावर को कैलकुलेट करना तो सीख लिया है। देखो इस प्रोसेस में मैं अक्सर 2 गलतियां करता हूँ। पहली गलती तो ये कि मैं फोकल लेंथ की वैल्यू को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना भूल जाता हूँ। अब देखो अगर तुम मीटर में कन्वर्ट नहीं करोगे तो तुम्हें पावर की वैल्यू SI यूनिट में कैसे आएगी, डायोप्टर्स में कैसे आएगी। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं याद रखता हूँ कि डायोप्टर्स या फिर मीटर इनवर्स ये है पावर की SI यूनिट। तो इसके लिए मुझे फोकल लेंथ की वैल्यू को मीटर्स में ही डालना पड़ेगा। और दूसरी गलती देखो ये कि अगर मुझे केवल फोकल लेंथ दी हुई हो 2 लेंसेज की और मुझे कंपेयर करने को बोला जाए कि किसकी पावर ज़्यादा है, तो मैं जल्दीबाजी में क्या करूंगा ना, मैं ये बोल दूंगा कि जिसकी फोकल लेंथ बड़ी है उसकी पावर भी बड़ी होने वाली है। लेकिन देखो ये तो सही नहीं है। पावर और फोकल लेंथ इसके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी कि जिसकी फोकल लेंथ बड़ी होगी उसकी पावर छोटी होने वाली है। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं जल्दी से रे डायग्राम बना लेता हूँ और उससे मुझे सब कुछ क्लियरली पता चल जाता है। अब पावर के बारे में एक आखिरी चीज देखो, पावर ये साइंस सेंसिटिव है। इसका मतलब कि पावर की वैल्यू ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी, और ऐसा इसलिए क्योंकि पावर ये बराबर होती है 1/f, और फोकल लेंथ ये खुद साइंस सेंसिटिव है। फोकल लेंथ की वैल्यू भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। तो जब f की वैल्यू होगी पॉजिटिव तो p भी हो जाएगा पॉजिटिव, और जब f की वैल्यू होगी नेगेटिव तो p भी नेगेटिव। अब देखो कन्वर्जिंग लेंस के केस में पावर हमेशा ही पॉजिटिव आता है। देखो यहाँ भी पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव, और ऐसा इसलिए क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस के केस में फोकल लेंथ ये हमेशा पॉजिटिव आती है। अब अगर तुम्हें ये याद नहीं है तो एक बार साइन कन्वेंशन को याद कर लेते हैं। साइन कन्वेंशन कहता है कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो भी मेजरमेंट हम लेंगे वो पॉजिटिव ही होने वाली है। तो देखो यहाँ पे इंसिडेंट रे हो गई राइट डायरेक्शन में, और हमारा प्रिंसिपल फोकस ये भी लाई कर रहा है ऑप्टिकल सेंटर से राइट डायरेक्शन में, और इसलिए ये पॉजिटिव होने वाला है। तो कन्वर्जिंग लेंस के केस में जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे होगी उसी डायरेक्शन में प्रिंसिपल फोकस लाई करता है, और इसलिए वो पॉजिटिव होता है। और क्योंकि हमेशा पॉजिटिव होता है फोकल लेंथ, इसलिए हमेशा इसकी पावर ये भी पॉजिटिव होती है। लेकिन अगर यहीं पे कॉनकेव लेंस होता या फिर डाइवर्जिंग लेंस, ये देखो हाँ, तो यहाँ पे इंसिडेंट डायरेक्शन ये हो गई राइट साइड, और फिर रिफ्रैक्ट करने के बाद ये डाइवर्ज कर जा रही है, रेस छितरा जा रही है, और ऐसा लग रहा है कि ये रेस ये पीछे से आ रही है इस पॉइंट से। ये हो गई हमारी प्रिंसिपल फोकस। तो इस बार प्रिंसिपल फोकस ये लाई कर रही है लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि नेगेटिव साइड में, और इसलिए डाइवर्जिंग लेंस के केस में प्रिंसिपल फोकस फोकल लेंथ ये नेगेटिव साइन के साथ आता है। तो यहाँ पे ये हो जाने वाला है नेगेटिव, ये फोकल लेंथ हो जाएगी नेगेटिव, तो यहाँ पे पावर ये भी हमारे आने वाली है नेगेटिव -5D। तो यानी कि डाइवर्जिंग लेंस के केस में पावर हमेशा नेगेटिव आता है। तो इस वीडियो में हमने किसी भी लेंस की पावर को कैलकुलेट करना सीखा। पावर होता है 1 फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ की वैल्यू डालने के लिए हमेशा उसे मीटर में जरूर कन्वर्ट करना, तभी तुम्हें पावर की वैल्यू SI यूनिट्स में आने वाली है। इसकी SI यूनिट हो गई मीटर इनवर्स या फिर डायोप्टर्स। और हमने ये भी देखा कि कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होती है और कॉनकेव लेंस की पावर नेगेटिव। आओ कर्व्ड मिरर्स पे एक सवाल बनाते हैं। तो मेरे पास दिया हुआ है अ पेंसिल ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर। एक पेंसिल जिसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर के बराबर इज केप्ट अपराइट 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। ये खड़ा करके रखा हुआ है एक कॉन्वेक्स मिरर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर दी हुई है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, हाइट
एंड नेचर ऑफ इट्स इमेज। अब जो इमेज बनने वाली है इस कॉन्वेक्स मिरर में, उसकी पोजीशन, हाइट और नेचर बताने के लिए हमें कहा गया है। तो देखो, सबसे पहला स्टेप होता है कि हम सवाल पढ़ के एक डायग्राम को बनाना सीखें। तो डायग्राम बनाते हैं। तो देखो, डायग्राम कुछ ऐसा आने वाला है। सबसे पहले तो बात हो रही है कॉन्वेक्स मिरर की, तो मैंने यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर बना लिया है। देखो, कॉन्वेक्स मिरर वो वाला मिरर होता है जिसका कि ये जो बल्जिंग पार्ट है ना, ये होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये वाला पार्ट, और इस वाले पार्ट को हम शेड कर देते हैं। अब ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गई सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गई प्रिंसिपल फोकस और ये हो गई पोल। अब हमें दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इस मिरर की ये दी हुई है 20 सेंटीमीटर्स। अब इसका मतलब ये हुआ कि पोल से सेंटर तक की दूरी ये हमें दी हुई है 20 सेंटीमीटर्स। यहाँ पोल से ये यहाँ तक की दूरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी, ये हो गया रेडियस, ये हमें दी हुई है कुछ 20 सेंटीमीटर के बराबर। अब देखो, इसकी मदद से मैं फोकल लेंथ को आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि प्रिंसिपल फोकस ये एग्जैक्टली बीच में होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये बिल्कुल ही आधी हो जाएगी। फोकल लेंथ हाफ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, यानी कि 10 सेंटीमीटर्स। ये हो गई फोकल लेंथ। अब देखो, हमें पता है कि ऑब्जेक्ट जो कि जिसकी हाइट दी हुई 2 सेंटीमीटर के बराबर, ये रखा हुआ है कुछ 5 सेंटीमीटर की दूरी पे कॉन्वेक्स मिरर से। तो ये हो गई कॉन्वेक्स मिरर की रिफ्लेक्टिंग साइड, यानी कि ऑब्जेक्ट को तो यहीं रखा गया होगा ना, इस साइड में, ना कि इस साइड में। इस साइड से तो लाइट इस पर पड़ने वाली है ही नहीं, मतलब पड़ेगी भी तो रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती ना। रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो ये वाली है। तो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रखने वाले हैं और हम इसे रखेंगे 5 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो मैं ऑब्जेक्ट को बना लेता हूँ। ये ऑब्जेक्ट को मैं कहीं यहाँ पे रखने वाला हूँ, ये यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की दूरी मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। और ये हो गई मेरी ऑब्जेक्ट, ये हो गई ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई ये हमें दी हुई 2 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी सिर्फ डिस्टेंस पर ध्यान देते हैं। तो मुझे पता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इस केस में कितनी है, ये मुझे दी हुई है। और मुझे ये भी दिया हुआ है कि फोकल लेंथ क्या है, और मुझे पता लगाना है कि इमेज की पोजीशन क्या होने वाली है, यानी कि इमेज डिस्टेंस क्या होने वाली है। अब देखो, अभी तक हमने सवाल पढ़ के डायग्राम तो बना लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप होता है ये पता लगाना कि सवाल में किस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे हम कर्व्ड मिरर में इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि कर्व्ड मिरर रिफ्लेक्शन, इसके कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हो रहा है। अब यहाँ पे क्योंकि हमें पता लगाना है कि इमेज डिस्टेंस क्या है गिवन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, तो हम इस्तेमाल करने वाले हैं मिरर फॉर्मूला का। देखो, तुम्हें याद होगा कि मिरर फॉर्मूला ये कहता है कि 1/f, 1/, फोकल लेंथ, ये बराबर होती है 1/, इमेज डिस्टेंस 1/v प्लस 1/, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के 1/, u के। देखो, अब एक ध्यान देने वाली बात ये है कि ये फॉर्मूला साइन सेंसिटिव है, यानी कि फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस ये सब की वैल्यू जब तुम डालोगे ना, तो साइन का खासकर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए आओ एक बार साइन कन्वेंशन को रिकॉल कर लेते हैं। तो साइन कन्वेंशन कहता है कि सारी डिस्टेंसेस हम यहाँ पे पोल से मेजर करने वाले हैं, चाहे वो फोकस की डिस्टेंस हो या फिर ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो या फिर इमेज की डिस्टेंस, सारी डिस्टेंसेस हम पोल से मेजर करेंगे। तो यानी कि पोल काइंड ऑफ मेरा ऑरिजिन हो गया। अब दूसरी बात ये कि जो भी डिस्टेंसेस हम इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर करेंगे उसे हम पॉजिटिव मान लेंगे, और जो भी डिस्टेंसेस हम इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे उसे हम नेगेटिव मान लेंगे। तो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और इससे लाइट पड़ने वाली है, इंसिडेंट होने वाली है इस मिरर पे। तो यानी कि लाइट कुछ इस तरह इंसिडेंट होगी, ये हो गई इंसिडेंट रे की डायरेक्शन। तो इस एग्जांपल में इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये होगी लेफ्ट डायरेक्शन में, यानी कि जो भी डिस्टेंसेस में पोल से लेफ्ट डायरेक्शन में मेजर करूंगा तो वो हो जाएंगी पॉजिटिव, और जो भी डिस्टेंसेस मैं पोल से राइट डायरेक्शन में मेजर करूंगा वो हो जाने वाली है नेगेटिव। ठीक है, अब आओ क्या करते हैं कि इन सारी वैल्यूज को यहाँ फॉर्मूले में डालते हैं। तो मुझे दिया हुआ है फोकल लेंथ, ये है 10 सेंटीमीटर, यानी कि फोकस की दूरी फ्रॉम पोल, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये है 10 सेंटीमीटर। और क्योंकि मैंने इसे लेफ्ट डायरेक्शन में मेजर किया है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, तो यानी कि ये हो जाने वाला है पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1/, +10, 10 सेंटीमीटर्स। अब देखो, मैं यहाँ पे यूनिट को लिखने वाला हूँ नहीं, क्योंकि सारी डिस्टेंसेस सेंटीमीटर में ही है, तो यानी कि हमारा आंसर ये सेंटीमीटर में ही आने वाला है। बस इस बात का तुम ध्यान रख लेना। हाँ, तो ये बराबर हो जाने वाला है 1/, इमेज डिस्टेंस के। अब इमेज डिस्टेंस तो हमें निकालना ही है, तो इसलिए मैं इसे ऐसे ही छोड़ देने वाला हूँ, 1/v प्लस 1/, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। अब देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में अगर मेजर करूँ पोल से तो ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, और क्योंकि ये इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ये हो जाने वाला है -5। तो 1/,
5। वैसे मैं क्या करूँगा, इस माइनस को यहाँ पे लिख देता हूँ, ये प्लस हटा के, हाँ 1/-5, ये हो गया -1/5। अब हम इससे इमेज डिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे। दोनों साइड अगर मैं 1/5 को ऐड कर दूं तो मेरे पास आ जाने वाला है 1/v इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/5, 1/10 प्लस 1/5। अब मैं अगर एलसीएम ले लूँ इन दोनों का तो ये हो जाएगा कुछ, ये आ जाएगा 10 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 10, 10 1 जा 1 और 5 2 जा 10, तो 2 + 1 ये हो जाने वाला है 3/10। तो 1/v की वैल्यू आ गई 3/10, यानी कि इससे मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि v की वैल्यू इमेज डिस्टेंस ये हो जाएगी इसका रेसिप्रोकल 10/3, और यूनिट्स हो जाने वाले हैं सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे सारे यूनिट्स सेंटीमीटर में ही थे। तो ये हो गई मेरी इमेज डिस्टेंस, और उसे बॉक्स कर देते हैं एक बार, ये हो गई मेरी इमेज डिस्टेंस। अब आओ एक बार देख लेते हैं कि डायग्राम में ये इमेज कहाँ पे बनने वाली है। तो देखो हमारे पास आ रहा है इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू 10/3 सेंटीमीटर्स। अब अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा कुछ 3.33 सेंटीमीटर्स के बराबर, यानी कि मेरी इमेज पोल से कुछ 3.33 सेंटीमीटर्स की दूरी पे बन रही होगी। लेकिन किस डायरेक्शन में, यहाँ से लेफ्ट या फिर यहाँ से राइट के डायरेक्शन में। अब देखो क्योंकि हमारे पास इमेज डिस्टेंस आ रहा है पॉजिटिव, इसका मतलब कि इमेज ये पोल से इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में बन रही होगी। इंसिडेंट रे है इस डायरेक्शन में, तो यानी कि इमेज बनने वाली है 3.33 सेंटीमीटर इस डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पे कहीं हमारी बन जाएगी इमेज। तो हमने कैलकुलेट कर लिया इमेज की पोजीशन। अब आप बात करते हैं इमेज की हाइट की। तो देखो हमें दिया हुआ है ऑब्जेक्ट की हाइट, ये कुछ 2 सेंटीमीटर्स के बराबर, 2 सेंटीमीटर्स। और अब हमें कैलकुलेट करना है इमेज की हाइट यहाँ पे कितनी होने वाली है। तो अब इसके लिए मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ मैग्निफिकेशन फॉर्मूले का। तो मैग्निफिकेशन m ये बताती है कि इमेज ये कितनी गुना बड़ी है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। तो यानी कि ये एक रेशियो है इमेज हाइट का टू ऑब्जेक्ट हाइट से, hi/ho। और मिरर के केस में ये बराबर हो जाता है -v/u के, माइनस इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के। और देखो यहाँ पे भी जब हम सारे नंबर्स को पुट करेंगे ना, तो हम साइन का खास करके ध्यान रखने वाले हैं। जो भी हाइट्स हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के डायरेक्शन में मेजर करते हैं वो हो जाती हैं पॉजिटिव, और जो भी हाइट्स हम प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे के डायरेक्शन में मेजर करते हैं वो हो जाती हैं नेगेटिव। तो देखो यहाँ पे हमें hi कैलकुलेट करना है इमेज की हाइट, और हमें v, u और ho ये सब तो दिया हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि तुम वीडियो को एक बार पॉज करो और इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया तो आप देखते हैं। तो मैं लिखने वाला हूँ hi, जिसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, दिस डिवाइड बाई ho, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर्स। और क्योंकि ये मेजरमेंट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के डायरेक्शन में होने वाला है, इसलिए मैं इसे पॉजिटिव लिखने वाला हूँ, +2। अब देखो यहाँ पे भी मैं यूनिट्स को लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि सारे यूनिट्स सेंटीमीटर में ही होने वाले हैं। बस इस बात का ध्यान रखना कि hi ये भी सेंटीमीटर में आना चाहिए, यानी कि तो ये बराबर हो जाने वाला है -v, और v तो हमें अभी अभी आया 10/3, 10/3 डिवाइड बाई u, और u की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। लेकिन देखो ये मेजरमेंट ये पोल से इंसिडेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इंसिडेंट रे हो गई ये डायरेक्शन और ये ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इसलिए इसकी वैल्यू होने वाली है -5 के बराबर, -5 सेंटीमीटर्स। अब यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो माइनस से माइनस कैंसिल, और यहाँ 5 ये 10 को 2 टाइम्स काट देने वाला है। अब अगर मैं दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे केवल बच जाएगा hi, और राइट साइड में आ जाएगा मेरे पास 2 × 2/3, यानी कि 4/3। तो ये हो गई हाइट ऑफ इमेज। और देखो यहाँ पे भी यूनिट्स होने वाले हैं सेंटीमीटर्स में, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें सेंटीमीटर में ही तो थी। तो hi आ गई 4/3 + 4/3। अब आप देख लेते हैं कि इसे डायग्राम में हम कैसे बनाएंगे। तो हमारे पास इमेज की हाइट आई है कुछ प्लस, यानी कि हमारी इमेज ये इस पोजीशन पे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनने वाली है। अब कितनी ऊपर जाएगी ये, तो इसकी हाइट है 4/3 सेंटीमीटर, यानी कि 1.33 कुछ सेंटीमीटर। तो यानी कि यहाँ पे इस पोजीशन पे 1.33 ऊपर की तरफ, यहाँ ऐसे। ये हो गई इमेज की हाइट। देखो ऑब्जेक्ट की हाइट थी 2 सेंटीमीटर और इमेज की हाइट है 1.33, यानी कि इमेज तो छोटा होने वाला है। तो अब बात करते हैं इमेज की नेचर की। तो देखो सबसे पहली बात कि ये तो डिमिनिश्ड होने वाला है, छोटा होने वाला है, डिमिनिश्ड। और दूसरी बात ये कि क्योंकि हमारी इमेज ये सीधी खड़ी है जस्ट लाइक आवर ऑब्जेक्ट,
तो इसलिए हम कह देंगे कि हमारी इमेज ये इरेक्ट है, इरेक्ट। और क्योंकि हमारी इमेज ये इरेक्ट है ना कि इन्वर्टेड, तो इसलिए ये होने वाली है वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। देखो रियल इमेज ये हमेशा उल्टी होती है ऑब्जेक्ट के, तो यानी कि क्योंकि ये सीधी खड़ी है ऑब्जेक्ट की तरह, तो इसलिए ये वर्चुअल इमेज होने वाली है। तो यहाँ पे हमने अपना सवाल सॉल्व कर लिया है। हमने इमेज की पोजीशन, हाइट और नेचर सब कुछ बता दी है। लेकिन देखो यहीं पे रुक मत जाना, क्योंकि देखो यहाँ पे सवाल में हमें बहुत सारे साइन कन्वेंशन यूज़ करने पड़ रहे थे। यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज़ किया हमने, फिर यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज़ किया, इसलिए यहाँ पे बहुत सारी गलती होने की संभावना है। तो इसलिए हम क्या करने वाले हैं कि एक बार रे डायग्राम बना के हम देख लेते हैं कि हमारा जो आंसर आ रहा है ना, वो रे डायग्राम के हिसाब से भी सही आ रहा है कि नहीं। तो देखो मैं इस पॉइंट की इमेज बनाने वाला हूँ, इस पॉइंट की। तो यहाँ से एक इंसिडेंट रे आई ऐसे, और फिर ये क्योंकि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इसलिए रिफ्लेक्ट हो जाने वाली है, और कुछ ऐसी रिफ्लेक्ट होगी कि लगेगा कि फोकस से आ रही है। तो मैं एक रफ रे डायग्राम बना रहा हूँ, ऐसे कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट होने वाली है, और यहाँ से ऐसे। हाँ, अब दूसरी रे ये मैं डालने वाला हूँ पोल पे, यहाँ से पोल पे ऐसे आ गई, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बराबर होने वाला है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, और ये कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाने वाली है, ऐसे, ठीक है। अब अगर तुम्हारी आंख यहाँ पे कहीं है और ये दोनों रेस ये तुम्हारी आंखों में जा रहे हैं ना, तो तुम्हारी ब्रेन इन दोनों रेस को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेगा और देखेगा कि ये दोनों रेस कहाँ से आती हुई दिख रही हैं। तो यानी कि तुम्हारे ब्रेन को लगेगा कि ये वाली रे ये कुछ यहाँ से आ रही है, यहाँ से, और ये वाली रे भी यहाँ से आ रही है, तो ये हो जाएगी इंटरसेक्शन पॉइंट। और तुम्हारे ब्रेन को लगेगा कि ये दोनों रेस यहाँ से आ रही हैं, तो इसलिए तुम्हारे ब्रेन के लिए ये पॉइंट हो जाने वाला है सोर्स। तो यानी कि ये हो गई इमेज ऑफ दिस पॉइंट। अब देखो रे डायग्राम से भी हमारे पास बिल्कुल ही सही आंसर आ रहा है। हमारे पास जो पोजीशन है इमेज की वो तो बिल्कुल वही आ रही है जो कि मैथमेटिकली आई थी, और जो हाइट है देखो ये था टॉप मोस्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट का, और ये इमेज का टॉप मोस्ट पॉइंट ये थोड़ा नीचे है, तो यानी कि हाइट भी हमारे पास रे डायग्राम से छोटी आ रही है, तो ये भी सही है। अब आओ नेचर की भी बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे रे डायग्राम से मुझे दिख रहा है कि ये रेस एक्चुअल में यहाँ पे इंटरसेक्ट कर नहीं रही हैं, वो हमारे ब्रेन को लग रहा है कि यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, तो इसलिए ये इमेज ये वर्चुअल होने वाली है। और ये तो इरेक्ट है ही और डिमिनिश तो खैर है ही। तो हमने ये भी देख लिया कि नेचर ऑफ इमेज ये भी बिल्कुल ही सही आ रही है। अब अगर तुम्हारे पास ऐसे सवाल आए तो स्टेप 1 की डायग्राम बना लेना, और स्टेप 2 ये पता करना कि किस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हो रहा है, कौन कौन से फॉर्मूलेस तुम्हें लगाने हैं। साइन कन्वेंशन का बहुत ही अच्छा ध्यान रखना, और एक बार जब आंसर आ जाए ना तो रे डायग्राम बना के एक बार मैच कर लेना कि आंसर सही आ रहा है या नहीं। कॉन्वेक्स लेंस के बारे में तो हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। आओ बात करते हैं एक दूसरी टाइप ऑफ लेंस के बारे में, कॉनकेव लेंस, और इसकी मदद से हम इमेज बनाना सीखते हैं। तो ऐसी दिखती है कॉनकेव लेंस। देखो इसका जो कर्वेचर है ना ये इनवर्ड कर्व करता है, अंदर की तरफ कर्व करता है, न कि आउटवर्ड जो कि कॉन्वेक्स कर रहा था, और इसलिए हम इसे कॉनकेव बोलते हैं क्योंकि इसकी जो कर्वेचर है वो केव की तरह दिखती है। अब देखो ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, और क्योंकि ये जो लेंस है ये भी सिमेट्रिकल है ना, इसलिए इसके पास भी 2 फोकस होने वाला है, दोनों साइड पे एक एक फोकस। अब मैं कहीं पे ऑब्जेक्ट रखने वाला हूं और इसकी हम इमेज बनाएंगे थ्रू दिस कॉनकेव लेंस। तो इमेज बनाने के लिए सबसे पहले मैं इस ऑब्जेक्ट की टॉप मोस्ट पॉइंट से 2 रेस लेने वाला हूं, 2 ऐसी रेस जिसके पाथ को हम ट्रेस कर सकें। तो इसके टॉप मोस्ट पॉइंट से पहली रे में ऐसी लूंगा जो कि पैरेलल जाए प्रिंसिपल एक्सिस के, और फिर इंसिडेंट हो इस सरफेस पे। अब देखो हमारी ये लाइट रे ये जा रही है एयर से ग्लास के अंदर, यानी कि ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ये जा रही है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में, और जब ऐसा करे लाइट रे तो ये नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड करती है। तो ये हो गया मेरा नॉर्मल, ये है परपेंडिकुलर इस सरफेस पे, और ये बेंड कर जाएगी लाइट रे टुवर्ड्स दी नॉर्मल। अब उसके बाद ये हिट करने वाली है सेकेंड सरफेस पे। अब देखो यहाँ पे लाइट रे ये ग्लास से जा रही है एयर के अंदर, यानी कि ऑप्टिकली डेंसर से ये जा रही है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में। अब ऐसा करने पे लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करती है। तो यहाँ पे बना देते हैं यहाँ पे नॉर्मल, ये लाइन परपेंडिकुलर है इस सरफेस के, और हमारी रे ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। देखो ये जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब अगर तुम्हें लाइट की बेंडिंग समझ में नहीं आ रही हो ना, तो मैं चाहूंगा कि तुम कार की एनालॉजी का इस्तेमाल करके इसे अच्छे समझने की कोशिश करो। हमने कुछ पिछले वीडियोस में ही बात की थी कि कार कैसे बेंड करेगी जब वो रोड से कीचड़ में जाए और कीचड़ से रोड में जाएगी, और ठीक वैसे ही हमारी लाइट भी बेंड कर रही थी। तो रिफ्रैक्शन को समझने के लिए हमने इस एनालॉजी का इस्तेमाल किया था। मैं चाहूंगा कि तुम उसका इस्तेमाल करके इसे खुद से समझने की कोशिश करो। हाँ, अब आओ आगे बढ़ते हैं। देखो एक कन्वेक्स लेंस में जब लाइट रे पैरेलल आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्रैक्ट करने के बाद फोकस पे जा रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कनकेव लेंस के केस में
जब लाइट रेस पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्रैक्ट करने के बाद ये ऐसे बेंड कर जा रही है ना कि लग रहा है कि ये फोकस से आ रही हो। ये देखो, अगर मैं इस लाइट रे को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करूं तो ये ऐसा, ये लगेगा कि ये फोकस से ही आ रही है। तो इस केस में क्या होता है ना कि सारी पैरेलल रेस जो कि आती हैं इस कनकेव लेंस पे, वो रिफ्रैक्ट करने के बाद ये ऐसे डाइवर्ज कर जाती हैं कि लगता है कि सारी रेस यहाँ फोकस से आ रही हैं। तो इसलिए ये हो जाती है, ये वाली फोकस इस बार हो जाएगी प्रिंसिपल फोकस। और इस लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोल देते हैं क्योंकि ये सारी रेस को डाइवर्ज कर रहा है इधर। तो अब सेकंड रे लेते हैं इस टॉप मोस्ट पॉइंट से और इसकी इमेज बनाते हैं। तो देखो, सेकंड रे में कुछ ऐसे लेने वाला हूं ताकि वो इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से जाए। और मुझे पता है कि जो भी रेस ऑप्टिकल सेंटर से जाती हैं वो अनडेविएटेड पास करती हैं, वो बिना बेंड किए स्ट्रेट पास करती हैं। तो यानी कि ये हो गई मेरी सेकेंड रे। अब देखो, ये दोनों रेस ये रिफ्रैक्ट करने के बाद ये डाइवर्ज कर रही हैं लेंस से। तो यानी कि ये दोनों असल में इंटरसेक्ट नहीं करने वाली हैं, यानी कि कोई रियल इमेज तो नहीं बनने वाली है, वर्चुअल इमेज ही बनेगी इस केस में। अब अगर मेरी आंख कहीं यहाँ पे है और ये दोनों लाइट रेस ये मेरी आंखों में जा रही हैं, वैसे मान लो कि मेरी आंख बहुत ही बड़ी है और ये दोनों लाइट रेस मेरी आंखों में जा रही हैं, तो मेरा ब्रेन इन दोनों लाइट रेस को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करने वाला है और ये देखेगा कि ये लाइट रेस कहाँ से आती हुई दिख रही हैं। तो मेरे ब्रेन को दिखेगा कि ये दोनों लाइट रेस ये कहीं इस पॉइंट से ओरिजिनेट करती हुई दिख रही हैं, यानी कि ये सोर्स होना चाहिए। तो यानी कि हमारी ऑब्जेक्ट के टॉप मोस्ट पॉइंट उसकी इमेज यहाँ पे बनने वाली है। और अगर ऑब्जेक्ट की तुम कोई और से भी पॉइंट लो ना तो उसकी इमेज इस पॉइंट के नीचे ही बन जाएगी और फाइनली हमारी इमेज ये ऐसी दिखने वाली है। तो देखो, अब हम इस इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात ये कि ये इमेज ये रियल इमेज नहीं है, दिस इज अ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, यहाँ पे रियल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है रेस का, ये हमें लग रहा है कि ये रेस यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी, यहाँ से ओरिजिनेट कर रही होंगी। और दूसरी बात ये कि हमारी इमेज ये इरेक्ट है, इरेक्ट है, हमारी ऑब्जेक्ट भी इसी साइड खड़ी है और हमारी इमेज ये भी इसी साइड खड़ी है, ये इन्वर्टेड नहीं है। अब तीसरी बात ये कि इसकी साइज ये छोटी है ऑब्जेक्ट की साइज से, यानी कि हमारी इमेज दिस इज डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। और आखिरी चीज ये कि हमारी इमेज ये लेंस के थोड़ा क्लोजर बन रही है, क्लोजर टू लेंस। अब देखो, कॉनकेव लेंस के केस में जो इमेजेस बनती है ना वो बिल्कुल ही ऐसे ही बनती है हमेशा, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हो, इमेज की प्रॉपर्टीज बिल्कुल यही होने वाली है। अब क्योंकि ये लेंस केवल एक टाइप की इमेज बनाती है ना, तो इसलिए इसके नंबर ऑफ यूजेस ये थोड़े कम है कंपेयर टू कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके यूजेस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेस हैं इसके। देखो, अगर तुम्हें मायोपिया हो, जो कि मुझे है इनफैक्ट, इसका मतलब कि मैं दूर की चीजें क्लियरली नहीं देख पाता हूँ, दूर की चीजें मुझे धुंधली दिखती हैं, तो मेरा डॉक्टर मुझे ये लेंस प्रिस्क्राइब करता है। मेरे चश्मे में ये वाला लेंस लगा हुआ है, कॉनकेव लेंस, और इसकी मदद से मैं दूर की चीजें भी क्लियरली देख पाता हूँ। और इसका इस्तेमाल होता है टॉर्च में, टॉर्च की लाइट को डाइवर्ज करने के लिए। और इसका इस्तेमाल होता है डोर के पीप होल में। देखो, किसी किसी दरवाजे में एक छेद होती है जिसमें कि एक लेंस होता है और उस लेंस के थ्रू तुम बाहर खड़े लोगों को देख सकते हो, तो वो लेंस होता है कॉनकेव लेंस। अब ये तुम्हें बाहर खड़े लोगों की एक छोटी सी इमेज बना देगा और ये तुम्हें एक बड़ा व्यू देने वाला है, और इसलिए इसमें हम कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये लेंस बस एक टाइप की इमेज तो बनाता है, लेकिन इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज केसेस हैं।